मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द। कोई बुरा सपना आने पर सहम कर रात में उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी को बड़े होकर बुरा सपना कैसे बनाते? क्योंकि ये जो छोटा सा बच्चा है ये भी बड़े होकर मर्द बनेगा, और अगर किसी की आंखों में दर्द का कारण बनेगा तो किसे गलत कहेंगे? धीरे धीरे नसों में घूमती है मोहब्बत, फिर कुछ ही पलों में सिर चढ़ती है मोहब्बत। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते गरमाते। लड़कों को कौन सिखाता है? सबसे पहले हम ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं, क्योंकि मेरी बहुत अजीज़ दोस्त है निधि कौशिक, जो भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने अपनी एक किताब मुकम्मल करी है, और अगर हम किसी एक किताब की बात करें तो वो एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है जो इंसान कुछ पन्नों में निकाल कर मतलब कैद कर देता है। क्योंकि लिखना एक कैफियत है, आप एक फेस को लिखते हो और जब उसको आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो किताब में तो शायद वो अमर हो जाता है। तो हम सब तो इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल नहीं है मतलब मॉर्टल है तो हम तो नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन आर्ट हमेशा रहती है, आर्टिस्ट रहे ना रहे। तो बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत करते हैं निधि कौशिक जी का कि वो अंदर आए, जोर से आए। ये बहुत सारी तालियां नहीं थी और थैंक यू, आप बैठ जाएं पहले। अच्छा बैठ जाओ। हाँ और हमारे साथ इंद्र नारायण दास और मिर्जा सुलेमान, निकिता गिल, कुछ सहयोगी, आज मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ सर, तो आप हंसिए मत कुछ सहयोगी आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो उन सबके लिए तालियां सबसे पहले। और फिर जो सुनने आए हैं और देखने आए हैं उनके लिए आप ऐसे से नहीं, जोर से, एनर्जी। हाँ, तो लड़के रोते नहीं हैं कि अगर हम बात करें, ये आगे ही है इनका, ये बहुत बार कह दिया। तो ये एक छोटी सी, एक अगर हम इस टाइटल की बात करें तो एक छोटी सी रील से शुरुआत हुई थी जितना मुझे पता है, जो कि बहुत लोगों ने पसंद करी और काफी मिलियन लोगों तक पहुंची, जिससे निधि कौशिक को आप सबने जाना पहचाना और मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं लाइफ में रहा। और फिर उस पर पूरी किताब लिखना, क्योंकि आज वैसे थोड़ा कंट्रास्ट भी है कि वुमेन्स डे पे हम लड़के रोते नहीं लॉन्च कर रहे हैं, तो बिकॉज हमें लगता है कि जिंदगी में दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं, चाहे लड़कों के बिना लड़कियां अधूरी हैं और लड़कियों के बिना लड़के। तो इसी के साथ अब हम पहले इंद्र नारायण सर को दावत देंगे कि वो आए और कुछ बोलें कि नहीं। हाँ, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये सिलेबस में नहीं था। हाँ, ये भी नहीं था जो मैं कर रही हूँ। ओके, हाय। इंग्लिश बोलो, हिंदी? Okay. So as I said, I was not prepared for this, but I'll try and make sense. So I think my first interaction with Nidhi happened in a paper-gift presentation, paper-gift event. So in fact, thanks to Sharika for getting me there, and that was the first time. And I am not very old or not very experienced in this space, in this poetry space. So my view was limited to a few poets, etc. And what was remarkable is when I heard Nidhi for the first time is how she is not the run-of-the-mill stuff. She sounded quite a bit different. And then I've been following her on Insta, and her views often resonate with that of mine. Boys Don't Cry is, and I'm not talking about the book, but the thought of boys, why boys should cry and boys should express themselves, and why there is so much stereotyping and pressure is something which is a topic very close to my heart. I had written something on this few months back, and there are two parts to it. One is, of course, that why should boys be judged as, or the not crying should be a symbol of strength, number one. And as much as women face the pressure of being stereotyped, boys face it even more. And I come from the eastern part of India,
राइट फ्रॉम एजुकेशन, जहाँ इंजीनियर डॉक्टर ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट ये बनो तो अच्छा है. टू बीइंग स्ट्रांग, नॉट क्राइंग, should not get hurt, should be the dominant member of a relationship. And dominant, you can think in as many terms. I think this is a voice that needs to be heard. I have pre-booked it, not yet received the copy. I look forward to read it, and I wish Nidhi and everybody all the best. I think more than the poetry, I think this is a social message which must go out to the boys and the girls and the parents. Thank you so much. तो इंतजार की वजह सिर्फ ये है कि मोइन शदाब सर, जो कि एक बहुत रिनाउंड शायर हैं, उनको बुलाया था हमने कि जल्दी बुक लॉन्च के लिए आ जाएं, तो वो मेट्रो पे उतर गए हैं, तो वो आ रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे. स्वेता मैम अंदर आ जाइए प्लीज. तो हमारे ऑडियंस में भी, हमारे लाइव 2.0 की खासियत भी है कि हमें ऑडियंस में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हमें मिल जाते हैं, और अभी हमारे साथ खास जम्मू से आपके सामने हैं Shiba ma'am, and it will be an honor for us if he'll perform for us for Live 2.0. Please come on the stage. A very good evening, everybody. To begin with, it's such a pleasure and an honor to be in the midst of such wonderful people, and I really look forward to listening and enjoying to some good stories in poetry. तो उन्होंने बताया मेरा नाम शीबा है. देखिए, इंसान को जो दिखता है अक्सर वो उसी पर लिखता है. वाह, बहुत बढ़िया. तो चूंकि मेरा पूरा जीवन फौजी परिवेश में बीता है, तो इस जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है और जिया है, तो काफी कुछ उस पर लिखा है. आज मैं यहाँ वैसे तो सुनने आई थी, पर इन्होंने बोला कि मैंने कहा नेकी और पूछ तो जो पंक्तियां मैं आपको अभी सुनाऊंगी वो हमारे इसी फौजी जीवन से रिलेटेड है. देखिए, हम फौजियों की ना हर 2-3 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती है, जगह बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलती. जैसे कि हमारे लकड़ी के काला पेंट किए नंबर डले हुए बक्से, ये बक्से जिनमें हमारा कल, आज और कल है, इनमें बंद वो हर पल है जो हमने अब तक बिताया है. इन काले बक्सों में हमारा पूरा वजूद समाया है. तो माना कि हम बक्सों में बंद जिंदगी जीते हैं, अपनी हकीकत, अपने सपने दरबदर लिए फिरते हैं, लेकिन कुछ तो है इस खाना बदोशी में कि जिंदगी का जाम हम मजे लेके पीते हैं. तो आपको बताएं, शुरुआत में थे हम दो, हमारे दो बच्चे नहीं बक्से. फिर हुए हम 3, हमारे 7. आप सोचेंगे इनकी ना जरूरतें ज्यादा होंगी, लेकिन सच पूछे तो हम फौजी सामान नहीं यादें जोड़ते हैं. आइए आपको अपने बक्से दिखाते हैं. देखिए, नंबर 1 में यूनिफॉर्म, नंबर 2 में जूते, नंबर 3 में किताबें, नंबर 4 में चेन्नई की सीपियां और नागालैंड के भाले हैं, नंबर 5 में मोमेंटोज, नंबर 6 में फाइलें, नंबर 7 में ऊनी कपड़े, और नंबर 8 में बर्तन, क्रॉकरी, दुलाबारी के प्याले हैं, नंबर 9 में एल्बम्स, और नंबर 10 में तो वो ढेरों खत हैं जो इन्होंने सियाचिन से लिखे थे. हर खत में 10-12 दिनों का बेइंतहा इंतजार है, तड़प है, किसी में प्यार तो किसी में मीठी तकरार झड़प है. ये मोबाइल फोन, इंस्टा, रील्स, SMS, इन सब की तो क्षण भंगुर बात है, मगर ये खत, ये तो यादों के सिलसिलों की शुरुआत है. पढ़ने बैठो तो सारी दोपहर पन्नों में सिमट आती है. और ये बक्सा कहने को तो इसमें पुराने कपड़े हैं, मगर इन पुराने कपड़ों में बीते कल की ताजा महक है. इस गुलाबी फ्रॉक में बसी मेरी बेटी की चहक है. और नंबर 31, इसमें तो मेरी बेटी का बचपन है. वो खिलौने हैं जो उसने बड़े मन से, बड़े जतन से खरीदे थे. एक टूटी गुड़िया है जिसे वो हमेशा अपने साथ नहलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी. मैं उसे और वो उस गुड़िया को लोरियां सुनाती थी. सोचती हूँ जब मेरी बेटी, मेरी गुड़िया दूसरे घर चली जाएगी, तब मैं इस बक्से को खोलूंगी और उसका बचपन एक बार फिर से जी लूंगी.
लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि ये पुराने कपड़े, ये मोमेंटोज, ये खिलौने सब रद्दी में दे डालो। मगर आप ही बताएं, जिन चीजों का कोई मोल ही नहीं, उन्हें मैं तोल में कैसे दे दूं? मुझे लगता है कि आजकल के लोग, आजकल की जो ये दुनिया है, इसमें हम जैसे लोग मिसफिट हैं। डरती हूं कि कहीं ये टेम्पररी वाली सोच सामान से उतरकर रिश्तों में ना आ जाए, क्योंकि ये भी तो सच है कि जहां लगाव होगा वहां अलगाव नहीं होगा। कबाड़ी वाले का क्या है, वो तो इन चीजों को बोरे में ठूसेगा, तोलेगा और ले जाएगा, और मेरा वो प्यार, वो बेइंतहा इंतजार, सब कुछ कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। तो माना कि इनमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या कोई हार जड़ाऊ नहीं है, लेकिन जैसे भी है, जो भी है, मेरा सामान, मेरे बक्से, मेरी यादें बिकाऊ नहीं है। शुक्रिया। हर उलझन को सुलझाया जाए, मेरी आवाज आ रही है? जरूरी तो नहीं हर लम्हा मुस्कुराया जाए, जरूरी तो नहीं कभी कभार होने दो जो हो रहा है, बिखरी हुई हर चीज को संवारा जाए, जरूरी तो नहीं सब अपने हैं तुम्हारे ऐसा किसने कहा, यूं हर किसी से दिल लगाया जाए, जरूरी तो नहीं। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ और इतने लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी आप लोग मोहब्बत में आ गए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है किताब की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लिखते रहते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं जीवन में जो चल रही हैं, लेकिन किताब लिखना अपने आप में एक ऐसा है जैसे आप अपनी यादों को एक संदूक में समेट कर रख देते हैं। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आप जब भी वापस इस संदूक को खोलेंगे तो आप उसी दौर में वापस पहुंच जाएंगे जिस वक्त की ये यादें हैं। और जहां तक सवाल है इस टाइटल का, तो ये टाइटल मैंने अपने बेटे के लिए लिखा था, क्योंकि एक ऐसा ही इवेंट था और इसको विमेंस डे पे लॉन्च करने का मतलब भी मेरा ये इसीलिए है कि क्योंकि ये कविता विमेंस डे पे ही बनी थी। हुआ क्या था कि मैं एक विमेंस डे के इवेंट में गई और वहां पर सारी फीमेल्स कविताएं तो लिख कर लाई थी, लेकिन वो सारी मर्दों के खिलाफ थी। तो मैंने वहीं पर बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। बट जब मैं वापस गई ना, और मेरा बेटा उस वक्त 2.5-3 साल का था, वो ना एकदम से आकर मेरे गले से लिपट गया। उस वक्त मुझे वो 2 लाइनें ना, उन पर बहुत ही गुस्सा आया खुद पर कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो छोटा सा बच्चा है ये भी बड़े होकर मर्द बनेगा, और अगर किसी की आंखों में दर्द का कारण बनेगा तो किसे गलत कहेंगे, मुझे, मेरी परवरिश को, समाज को, या फिर मेरे बेटे को। तो तब मैंने लिखा था कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, कोई बुरा सपना आने पर सहम कर रात में उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी को बड़े होकर बुरा सपना कैसे बनाते हैं। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं। लड़कों को कौन सिखाता है, हम ही तो सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं। पर सवाल है आप लोगों से कि क्या पत्ता सूख जाने के बाद उसके एहसास मर जाते हैं? नहीं, एहसास नहीं मरते हैं, पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते हैं। पर एक माँ होने के नाते सच पूछो तो मैं ये कह सकती हूँ कि लड़के रोते भी हैं, क्योंकि मैंने देखा है, डरते भी हैं और शर्माते भी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम वो माएँ हैं जो उन्हें उनकी भावनाएं छिपाना सिखाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस दुनिया भर के कांटों का सामना कैसे करेगा ये नन्हा सा फूल, और हम बहाने से उन्हें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में उलझाते हैं। तो मेरा ये किताब लिखने का मकसद यही है कि चलिए इस समाज को एक फिर से लचीली सी टहनी बनाते हैं और अपने नन्हे नन्हे फूल से बेटों के जज्बात सूख जाने से पहले उन्हें कोपलों की तरह सहलाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फिर से एक बार यहाँ पर आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच प्रभात पब्लिकेशन एंड टीम ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much Live 2.0 for organizing, and my dear friend Sharika Malik. Ma'am, would we be getting the
यार ऐसे मत करो यार। लड़कों पे पढ़ूं या कुछ और पढ़ दूं इसमें से? जो आपका मन करे आज आप ही का दिन है। पीछे से पढ़ती हूँ। मैंने मोहब्बत पर कुछ लिखा था कि धीरे धीरे नसों में घुलती है मोहब्बत, फिर कुछ ही पलों में सिर चढ़ती है मोहब्बत, बेकाबू करके जज्बात सारे फिर हल्की हल्की नजरों में झलकती है मोहब्बत। कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लब गुनगुनाने लगते हैं। अपने आप ही देखते हैं जब हम प्यार में होते हैं तो फुदक फुदक के चलते हैं कि कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लब गुनगुनाने लगते हैं, फिर बिन पिए ही आदमी को मदहोश करती है मोहब्बत। और वक्त के साथ साथ आदत सी लगती है, लेकिन फिर एक दिन दर्द बनकर आंखों से छलकती है और जानलेवा का इल्जाम लगाकर शराब पर किश्तों में जीने पर मजबूर करती है मोहब्बत। शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू मैम।